हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं PW। लास्ट क्लास में हम रीनल सिस्टम के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे थे और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आज हमने पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दो टाइप है मेनली, ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। एक है एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सॉरी कट। एक था एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक था क्रोनिक, एक था क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस ज़्यादा कोई अंतर नहीं। ऐसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो सडन जिसके साइन एंड सिम्टम्स आ जाएं, सडन जिसके साइन एंड सिम्टम्स आ जाएं, वो तो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सडन अचानक से जिसके सिम्टम्स आ जाए और अचानक से ये हो जाए, रैपिडली इस कंडीशन को लीड कर रहा है, तो ये है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और दूसरा है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सर क्रोनिक क्या है? क्रोनिक क्रोनिक का मतलब ऐसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो स्लोली स्लोली चलेगा। जो कैसे चलेगा? स्लोली स्लोली। क्रोनिक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें क्या करना है? स्लोली स्लोली। ऐसा नेफ्राइटिस जो स्लोली स्लोली धीरे 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 होगा। कैसे कैसे कंडीशन की वजह से? जैसे बार बार आपको ARF हो रहा है या बार बार आपको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, अगर रिपीटेड मैनर में हो रहा है, तो बार बार अगर हो रहा है तो ये आपको क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकता है। ये क्या करवा सकता है आपको? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ज्यादा अंतर नहीं है, क्रोनिक वाला धीरे धीरे होगा जबकि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सडन हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो हमने बाकी इसमें देखना है डायग्नोस्टिक टेस्ट कि आखिर इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। तो जब भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको एक बात याद रखनी। कौन सी बात याद रखनी है? कि हम यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन। सर हिस्ट्री कलेक्शन से क्या पता चलेगा? अरे पहले आपको कहीं गला तो खराब नहीं हुआ था आपका? तब आपको सोर थ्रॉट वगैरह तो नहीं हुआ? ये पूछोगे आप। आपको पहले सोर थ्रॉट वगैरह तो नहीं हुआ? फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, एडिमा वगैरह का पता चलेगा आपको फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर मेनली जो इसमें किया जाता है, चेक करने वाली चीज है, वो है यूरिन। यूरिन टेस्ट वगैरह करोगे आप। यूरिन टेस्ट, तो उसमें आप देखोगे RBC तो नहीं आ रही है, तब यूरिन का कलर भी देखोगे, कलर से ही समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोला कलर यूरिन आ रहा है तो RBC है, मतलब ये क्या हो रहा है? हेमाचूरिया, तो साइन हो सकता है। और हमने बोला था इसका कॉजेटिव एजेंट है स्टेप्टोकोकस, ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस। तो उसको चेक करने के लिए एक टाइटर करते हैं जिस ASO टाइटर, इसको बोला जाता है ASO टाइटर। ASO का मतलब क्या है? एंटी स्टेप्टो, लिख देता हूं का मतलब क्या है। एंटी स्टेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर बोलते हैं। सर नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मली ये 200 से कम होना चाहिए। इतना 200 से कम है नॉर्मल होता है, इंटरनेशनल यूनिट इसकी पर अगर मैंने बोला अगर 200 से कम होना चाहिए, सपोज करो ये 200 से ज़्यादा हुआ तो, 200 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस के जो बीटा हिमोलाइटिक है उसके लिए कौन सा टेस्ट है? पॉजिटिव टेस्ट है, ASO टाइप। तो ये बात हमें याद रखनी।
तो इससे भी पता लग जाता है। हम इसमें स्टेप्टोलाइसिन टेस्ट से, टाइटर से पता लग जाता है कि कितने एंटीबॉडी फॉर्म हो रहे हैं फॉर द वो जो बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई था उसके लिए। तो वो जो नॉर्मल रेंज है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम होनी चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा है तो हम उस क्या बोलते हैं, ये है एएसओ टाइटर 200 कम, और 200 ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर कम है तो नॉर्मल। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, मेनली यही डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट सीधे सीधे बात करते हैं इसके सीधे बात करते हैं मैनेजमेंट। तो सर कैसे मैनेजमेंट करेंगे, मतलब कैसे करेंगे? सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट आता है। सबसे पहले आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखनी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज, क्योंकि आपको पता था कि जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है तो बीपी तो बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन तो बढ़ रहा है ना, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकल। दूसरा आपको याद रखना है कि आपको कुछ, क्योंकि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोका है, तो आपको कुछ यहाँ पे एंटी बॉडीज भी देनी पड़े, सॉरी बॉडीज नहीं, बायोटिक, कट कट एंटीबायोटिक आपको कुछ यहाँ पे यूज करनी पड़े, बायोटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन था, क्या था, इसलिए। नेक्स्ट वन, डायूरेटिक थेरेपी, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो आप डायूरेटिक दोगे जिससे यूरिन बाहर निकले, बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकले, तो डायूरेटिक्स प्रोवाइड करो। उसके अलावा फीवर आ सकता है, क्योंकि बुखार, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो बुखार आ सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज करोगे जिनको नशे बोला जाता है, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल हो गई, जैसे कि डाइक्लोफिनेक हो गई, डाइक्लोफिनेक हो गई। तो पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, एग्जाम्पल किसका है, एसिलोफिनेक का एग्जाम्पल है मेडिकल में, ये याद रखना। अगर आपसे एग्जाम में नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी? अगर आपको पूछ लिया जाए नर्सिंग, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप करोगे इनपुट आउटपुट, कितना इनटेक हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना इनटेक है और कितना, ये आपको देख, क्योंकि जिससे आपको पता लग जाएगा ना, कहीं ओलिगूरिया है या डायूरिया है, जो भी है आपको के बारे में पता चल जाए, पुट आउटपुट। दूसरा, आपको वाइटल्स चेक करने पड़ेंगे, वाइटल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह वाइटल्स आपको चेक करने। तीसरा आपको वेट मॉनिटर करना, फिर आपको वेट मॉनिटर करना, वेट देखना पड़ेगा, वाइटल्स चेक करने पड़ेंगे, इनपुट आउटपुट चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको है नर्सिंग मैनेजमेंट आपका ये काम। साथ में आपको ये भी, पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसको जो सॉल्ट डाइट है ना, उसकी जो उसकी सॉल्ट वाली डाइट है ना उसको कम करना, मतलब सोडियम को कम करना है पेशेंट के डाइट। इसको कम करना है, सोडियम को कम करना है, तो सोडियम को कम करना है, पहली बात ये याद रखो। दूसरा, फ्लूइड इनटेक, पेशेंट जो पानी पी रहा है, ये फ्लूइड इनटेक को करना है कम, फ्लूइड इनटेक को क्या करना है, कम करना है। और तीसरी चीज, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा, सॉरी, पेशेंट को कट, पहले कट
ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको डाइट में भी ध्यान, डाइट क्या ध्यान देना है सर? डाइट में ये ध्यान देना है, जब भी आप पेशेंट को डाइट दो तो लो सॉल्ट डाइट, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पहले से ही बॉडी में सोडियम और पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लो सोडियम और लो सॉल्ट डाइट। वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये प्रोटीन भी कैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्लूइड इनटेक कैसा रखना पड़ेगा। फ्लूइड, फ्लूइड बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो कम रखना, तो हाई क्या रखना पड़ेगा, हाई ग्लूकोज डाइट, यानी कि कैलोरी ज़्यादा देनी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने हैं, ये आप ज़्यादा दे सकते हो, या आप ज़्यादा दे सकते हो। हमारा नर्सिंग में तब आपको इनपुट आउटपुट का ध्यान देना है। वाइटल साइन में मेनली स्पेशली बीपी चेक करना है, स्पेशली क्योंकि मेनली बीपी बढ़ता है। तीसरा, आपको वेट मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि आपको पता है क्या हो रहा है, पेशेंट को एडीमा देखने को मिल रहा है, तो आपको एडीमा से पता चलता रहेगा वेट वगैरह का। नेक्स्ट, आपको डाइट प्रॉपर चेक करनी है, आपको डाइट में लो सॉल्ट डाइट देनी, प्रोटीन वाली कम डाइट देनी है, फ्लूइड इनटेक कम रखना है, कैलोरी ज़्यादा देनी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने हैं। ये आपको ध्यान रखना है कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते, कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सर कौन से कॉम्प्लिकेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कौन से कॉम्प्लिकेशन। ओके, देखो अगर आपको बार बार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो लीड कर सकता है रीनल फेलियर को, किडनी फेल हो सकती है आपकी, अगर आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को नज़रअंदाज किया तो। और अगर इसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हुआ आपकी बॉडी में तो पल्मोनरी एडिमा भी देखा जाता है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग्स फेलियर, जितने भी बॉडी में मेन सिस्टम है उनको फेल करने के पीछे ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो। ये टॉपिक था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये टॉपिक था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आज की कहानी यहाँ तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।